हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अब हमारा जो नेक्स्ट यूनिट है पेपर नंबर 1 की, वो है मोटर्स से रिलेटेड। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे मोटर्स, कितने टाइप की मोटर्स होती हैं, ठीक है, उनके यूजेस क्या हैं, किस तरह से वो काम करती है, उनके वर्किंग प्रिंसिपल, उनकी कंस्ट्रक्शन, ये सब हमें इस पूरी यूनिट में देखना है। ठीक है, तो आपके जो मोटर्स होती हैं नॉर्मली वो होती क्या है, उनका काम क्या होता है। सिंपली आप मोटर को ये कह सकते हैं कि आपकी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, उन्हें मोटर्स कहते हैं। ठीक है, आप जो भी इलेक्ट्रिसिटी दोगे या जो भी आप सप्लाई दोगे, उस सप्लाई से वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को अपना मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके आपको देंगे। ठीक है, तो रोटेशन देंगे आपको, रोटेशनल मूवमेंट आपको मिलेगी मैकेनिकल के फॉर्म में। ठीक है, तो आपकी जो मोटर्स हैं वो दो टाइप में क्लासीफाइड है। मेन आपका है डीसी मोटर और आपका एसी मोटर। डीसी मोटर में भी काफ़ी कुछ है, उसमें भी काफ़ी पार्ट्स हैं, पर हमारे जो सिलेबस में है, ठीक है, अपने कॉलेज के हिसाब से, तो उसमें सिर्फ सिंपल डीसी मोटर पढ़ना है कि डीसी मोटर होती क्या है, उसकी वर्किंग कैसे है। तो हम सबसे पहले वही देखेंगे, ठीक है, कि डीसी मोटर कैसे काम करता है। और आपका जो एसी मोटर है वो फिर दो टाइप्स में बढ़ जाता है, डीसी मोटर और एक एसी मोटर। इसमें मतलब सप्लाई आपकी डीसी होगी, इसमें सप्लाई आप एसी देंगे। ठीक है, उसमें दो होते हैं, एक सिंक्रोनस मोटर होता है, एक एसिंक्रोनस मोटर होता है। ठीक है, एसिंक्रोनस मोटर में फर्दर फिर टाइप्स भी हैं, क्योंकि एसिंक्रोनस मोटर में आपका सिंगल फेस इंडक्शन मोटर भी आता है, 2 फेस 3 फेस। ठीक है, पर ज़्यादातर जो यूज़ होता है वो आपका 3 फेस इंडक्शन मोटर होता है, क्योंकि ये सेल्फ स्टार्टिंग होती है। ये जो सिंगल फेज़ है ये आपकी सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होती, मतलब खुद से स्टार्ट नहीं हो सकती, ऐसे कुछ एक्सटर्नल फोर्स और चाहिए होता है एक्स्ट्रा। ठीक है, तो सिंगल फेज़ इंडक्शन मोटर, इसे मैं सिंगल फेज़ इंडक्शन मोटर भी लिख सकता हूँ यहाँ पे, सिंगल फेज़ इंडक्शन मोटर। ठीक है, सेम यहाँ पे भी, ये आपका 2 फेज़ इंडक्शन मोटर, ये आपका 3 फेज़ इंडक्शन मोटर। 2 फेज़ भी आपका सेल्फ स्टार्टिंग होता है, बट 2 फेज़ को यूज़ नहीं किया जाता, 3 फेज़ को ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ठीक है, 2 फेज़ को कम किया जाता है। तो यही हमें मोटर्स पढ़ने हैं पूरे इस यूनिट में, आपके डीसी मोटर्स और एसी मोटर्स। एसी मोटर्स के टाइप्स मैंने आपको बता दिए हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपका 3 फेज़ है, और सिंगल फेज़ इंडक्शन मोटर भी है, क्योंकि वैसे सेल्फ स्टार्टिंग नहीं है, पर फिर भी कुछ तरीके होते हैं, कुछ सर्किट्स होते हैं जिनसे हम सिंगल फेज़ इंडक्शन मोटर को स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा सबसे पहले स्टार्ट होने वाला टॉपिक डीसी मोटर, जो कि अब हम देखेंगे डीसी मोटर की वर्किंग, किस लॉ पे काम करता है, किस रूल पे काम करता है। ठीक है, उसमें रूल भी लगेगा और उसमें लॉ भी लगेगा। तो हम आगे देखेंगे डीसी मोटर। ठीक है, आज हम देखेंगे डीसी मोटर। ठीक है, इससे पहले हमने देख लिया था, क्लासिफिकेशन देख लिया था, मोटर्स कितने टाइप की होती हैं, 2 टाइप की होती है, डीसी और एसी। डीसी मोटर किस तरह से काम करेगी अभी हम वो देखेंगे। एसी मोटर्स में भी 2 टाइप्स होते हैं, सिंक्रोनस और आपका एसिंक्रोनस, जिसमें इंडक्शन मोटर और सिंक्रोनस मोटर आते हैं। ठीक है, तो वो तो बात की बात है। सबसे पहले हम देखेंगे डीसी मोटर। डीसी मोटर किस तरीके से काम करेगी वो समझ लेते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है डीसी मोटर। डीसी मोटर का ये जो पूरा अरेंजमेंट है कुछ इस तरीके से होता है। यहाँ पे आपकी परमानेंट मैग्नेट्स होती हैं, नॉर्थ और साउथ पोल। ठीक है, यहाँ पे और बाकी एक बैटरी है यहाँ पे, वोल्टेज V, जो कि हम बैटरी यहाँ पे अप्लाई करेंगे, क्योंकि इसका नाम डीसी मोटर है, तो ऑब्वियसली इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो सप्लाई होने वाली है वो डीसी सप्लाई होने वाली है। तो यहाँ पे जो हमने सप्लाई यूज़ करी है वो डीसी सप्लाई यूज़ करी है। ठीक है, और हम किसी चीज़ को रोटेट कराने वाले हैं, तभी वो मोटर होगा। सिंपल, आप जानते हैं मोटर यही होता है कि हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारा कहाँ से आ रही है, इस वोल्टेज से। इस एनर्जी को हम किस में, इस एनर्जी का यूज़ करके हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो रोटेशनल फॉर्म में हम इसे कन्वर्ट करेंगे। तो रोटेशनल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे तो किस तरीके से करते हैं वो इस पूरे डायग्राम से हम समझेंगे। तो आपका नॉर्थ पोल है, यहाँ पे आपका साउथ पोल है। ये जो आप बीच में देख रहे हैं यही आपका रोटेटिंग पार्ट है, जो कि रोटेट होगा। ठीक है, इसे आर्मेचर बोलते हैं। इसका जो नाम होता है वो आर्मेचर होता है, इसका नाम आर्मेचर रखते हैं, ARM। ठीक है, आर्मेचर। आर्मेचर क्यों है, क्योंकि इसमें आर्म्स है, ये सारी की सारी आर्म्स है इसमें। ठीक है, अब जैसे मैं यहाँ पे आर्म्स बोल दूँ, A B, यहाँ पे आपका C और यहाँ पे आपका D। ठीक है, तो एक तरह से इसकी कितनी आर्म्स है, 4 आर्म्स है, एक आपकी AB, एक BC, एक CD और एक AD। ठीक है, इस तरह से इसकी आर्म्स है। तो अब आपका इसमें होगा क्या कि ये जो आर्मेचर है, इसलिए इसका नाम आर्मेचर पड़ा है, ये आर्मेचर रोटेट करेगा। पर ये रोटेट करेगा कैसे, कौन से प्रिंसिपल पे करेगा, ठीक है, वो हम सब देखते हैं, अभी देखेंगे। यहाँ पे आपका स्प्लिट रिंग्स, इसे बोलते हैं S1 S2। मतलब एक तरह से समझिए जैसे आपका सर्कुलर चीज़ हो गई कोई भी, जैसे कोई आप पहनते हैं, कड़ा पहनते हैं जैसे, तो सर्कुलर चीज़ में कड़ा जो होता है आपका, अगर मैं उसे बीच में से काट दूंगा
तो आपके जो बनेंगे वो स्प्लिट रिंग्स होंगे। सिंपल ऐसा अगर मैं बताऊँ आपको, जैसे पूरा है उसको बीच में से अगर पार्टीशन कर दूँ इसका, तो आपको जो दिखेगा वो कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, ये स्प्लिट रिंग्स हो गई आपकी, यहाँ पे S1 और ये आपका S2। तो ये स्प्लिट रिंग आपकी इस तरह से यहाँ पे लगी हुई है। ठीक है, इस तरह से, जैसे कि मैंने यहाँ पे सामने भी एक डायग्राम बना रखा है यहाँ पे राइट में। तो ये आर्मेचर है, तो यहाँ पे स्प्लिट रिंग्स है, एक स्प्लिट इधर है और पूरे रिंग का एक हिस्सा इधर है और एक हिस्सा इधर है, तो ये आपकी स्प्लिट रिंग्स हो गई। ठीक है, और यहाँ पे ब्रशेस लगे आपके कार्बन ब्रशेस B2 B1। ठीक है, B2 B1 ये सिंपल किस काम आते हैं, जब आपका ये आर्मेचर रोटेट करता है तो स्प्लिट रिंग भी रोटेट करती है। तो स्प्लिट रिंग रोटेट जब करती है तो उसका कनेक्शन हमारा अगर वायर के साथ होगा तो उसमें क्या होता है कि कई बार वायर्स में थोड़े से इशू आ सकते हैं, वो टूट सकता है कुछ ना कुछ। तो हमने एक थोड़ा सा उनके बीच में जो फ्रिक्शन होगा वो इजीली हो सके तो हमने कार्बन ब्रशेस लगा रखे हैं। ठीक है, वो सिंपल ब्रशेस हैं जो कि वायर के साथ कनेक्टेड है, मतलब आपका स्प्लिट रिंग डायरेक्टली वायर से कनेक्टेड नहीं है, वो पहले ब्रशेस से कनेक्टेड है। ठीक है, और ब्रशेस आपके वायर से कनेक्टेड है, क्योंकि जो स्प्लिट रिंग जब ब्रशेस के साथ मतलब उनका जो फ्रिक्शन होगा तो वो इतना ज़्यादा नहीं होगा कि आपका जो स्प्लिट रिंग है उसमें थोड़ा सा कुछ टूट जाए कहीं से। ठीक है, कोई खरोच आ जाए, वो सब चीज़ें उसमें नहीं होने वाली है। ठीक है, और आपका जो अरेंजमेंट है वो प्रॉपर रहेगा। और जो ब्रशेज़ हैं वो भी ब्रश की फॉर्म में है, तो उसमें भी कोई टूटने जैसी कोई चीज़ है नहीं। ठीक है, और ताकि स्प्लिट रिंग और इस वायर के बीच में जो ब्रशेज़ लगाने का मेन यूज़ यही है कि आपका जब स्प्लिट रिंग अगर मैंने डायरेक्टली वायर के साथ लगा दिया है तो जब ये मोटर घूमेगी तो हो सकता है वो फ्रिक्शन जो होगा जो घूमने का स्प्लिट रिंग का वायर के साथ, तो वायर का कनेक्शन वहाँ से तोड़ सकती है, कुछ भी टूटना जैसी चीज़ें हो सकती हैं। तो उससे बचने के लिए हमने ये ब्रशेज़ लगा रखे हैं B1 B2। ठीक है, पर एक कनेक्टिविटी बना के रखेगा इन वायर के साथ और इस वोल्टेज के साथ। अब ये आपका आर्मेचर है, ये आपके मैंने बता दिए मैग्नेट्स हैं। अब ये किस तरह से काम करने वाला है। ठीक है, तो ये जो प्रिंसिपल जिस पे काम करेगा, ठीक है, वो है लॉरेंट्ज़ लॉ पे। लॉरेंट्ज़ लॉ पे काम करेगा। लॉरेंट्ज़ लॉ आपका सिंपली ये है कि आपका कोई करंट कैरिंग कंडक्टर, कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर अगर आपने किसी मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया है तो वो कुछ ना कुछ फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। ठीक है, सिंपल ये करंट कैरिंग कंडक्टर को अगर आप किसी मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं तो वो कुछ ना कुछ फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो वो फोर्स किस डायरेक्शन में होगा, किस डायरेक्शन में उसका फोर्स होगा, किस डायरेक्शन में अपवर्ड होगा, डाउनवर्ड होगा, साइडवर्ड होगा या राइट साइड होगा। ठीक है, किस साइड होगा वो पता कैसे चलेगा, वो पता चलेगा आपको फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से। ठीक है, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल हम देखेंगे अभी। इसमें जो रूल है वो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगेगा, बट जो लॉ है वो लॉरेंट्ज़ का है। ठीक है, लॉरेंट्ज़ लॉ ये कहता है कि करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो फोर्स अप्लाई होगा। अब वो फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, ठीक है, करंट का वेक्टर आपको किस तरफ लेना है, मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर किस तरफ लेना है, फोर्स का वेक्टर किस तरफ लेना है, वो आपका बताएगा फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। तो हम फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल भी अभी देखेंगे। ठीक है, अब जैसे सिंपली मानिए मैंने यहाँ से करंट दिया, तो आपके जब मैं करंट दूंगा या इस वोल्टेज से जब भी करंट आएगा तो करंट इस तरह से फ्लो करेगा। ठीक है, ये फ्लो होता हुआ इधर से आएगा, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, ये इधर आएगा, फिर इधर आके और फिर ये यहाँ से वापस से बैटरी की तरफ आने लगेगा। ठीक है, इस तरह से आपका करंट फ्लो होने वाला है। यहाँ से ऐसे जाएगा और यहाँ से होके आएगा। ठीक है, अब स्प्लिट रिंग रखने का रीज़न भी यही था। अगर आपने स्प्लिट रिंग नहीं रखी है, मान लो कि आप इस पूरे जो आपका कड़ा है पूरा का पूरा रख दो, ठीक है, जो सर्कुलर शेप है, अगर आप पूरा रख दोगे यहाँ पे तो होगा क्या कि ये कनेक्टिविटी है, जो करंट आपका ऐसा जा रहा है वो ऐसे जा नहीं पाएगा। हो सकता है वो यहीं से ही ऐसे निकल जाए, क्योंकि आपने यहाँ पे प्रॉपर कनेक्शन दे रखा है। अगर उसे शॉर्ट पाथ यहीं से मिल रहा है तो वो यहाँ से क्यों जाएगा। ठीक है, वो यहाँ से भी जा सकता है। ठीक है, तो आपका करंट प्रॉपर इस तरीके से फ्लो हो कि इधर से होता हुआ वो इधर जाए, इसलिए स्प्लिट रिंग करी गई है, ताकि आपके रिंग के दो हिस्से कर दोगे तो आपका जो करंट है वो प्रॉपर इस तरीके से फ्लो रहेगा। ठीक है, ऐसा होता हो। अगर आपने से यहाँ पे स्प्लिट रिंग जो है वो अगर पूरी सर्कुलर हो गई तो हो सकता है वो इधर से ना जाके वो इधर से इधर आ जाए नेगेटिव की तरफ। ठीक है, तो आप इस आर्मेचर में शायद करंट फ्लो ना करवा पाओ। ठीक है, वो भी इशू होता है, मतलब करंट के लिए कन्फ्यूजन रहेगी वो कहाँ से जाए, वो ऊपर से भी जा सकता है फिर और यहाँ से भी जा सकता है। ठीक है, हम वो नहीं चाहते, हम चाहते हैं प्रॉपर सब कुछ आराम से होके जाए जो भी आप करंट दे रहे हो वो। ठीक है, तो स्प्लिट रिंग रखने का रीज़न ये था। अब यहाँ पे किस तरीके से आर्मेचर से आपका करंट जो फ्लो कर रहा है वो मैंने आपको बता दिया। ए बी में ये ऊपर की तरफ जा रहा है, बी सी में ये ऐसे जा रहा है, सी डी में ऐसे जा रहा है, डी ए में ऐसे जा रहा है। ठीक है, अब आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन्स है, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन जो मैंने डॉटेड यहाँ पे डैश 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 करके बना रखा है, डॉट करके बना रखा है, वो इस तरफ है। ठीक है, राइट की तरफ। तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन्स इस तरफ जा रही है, करंट आपका ऐसे ऐसे फ्लो कर रहा है। ठीक है, अब इसमें हम अप्लाई करेंगे फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। तो वो किस तरह से अप्लाई होगा वो हम देखेंगे
हाँ, तो अब हम देखेंगे फ्लेमिंग का लेफ़्ट हैंड रूल। ठीक है, फ्लेमिंग का लेफ़्ट हैंड रूल सिंपल, आपको अपने लेफ़्ट हैंड का इस्तेमाल करना है, जो कि हमने 10th क्लास में भी समझा था थोड़ा बहुत। इसे फ्लेमिंग का लेफ़्ट हैंड रूल, राइट हैंड रूल होते क्या है। ठीक है, अभी फिर देख लेते हैं कि आपका फ्लेमिंग का लेफ़्ट हैंड रूल बहुत सिंपल है। आपको सिंपल इन तीनों फिंगर्स का इस्तेमाल करना है। ठीक है, आपका थंब, ठीक है, आपका ये दोनों फिंगर्स का इस्तेमाल, जो आपकी फर्स्ट फिंगर है, सेकंड फिंगर, इन दोनों का आपका इस्तेमाल करना है और थंब का इस्तेमाल करना है। अब देखिए किस तरीके से करना है कि ये तीनों आपस में 90 डिग्री पे रहें। तो अगर आप ध्यान देंगे तो ये तीनों आपस में 90 डिग्री में रहेंगे। एक आपकी तरफ है, एक उस तरफ है और एक ऊपर की तरफ है। ठीक है, अब ये तीनों बताते क्या क्या है। जो आपका ये जो फर्स्ट फिंगर है जो आपकी तरफ है, ये बताएगी मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये रही। और जो आपकी ये साइडवर्ड जो इधर इस तरफ राइट की तरफ जो जा रही है, ठीक है, ये जो सिग्नल आपका जो राइट की तरफ जो सिग्नल नहीं, फिंगर जो आपका राइट की तरफ जा रहा है, तो ये आपका बताएगा करंट की डायरेक्शन ये बताएगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये बताएगा जो मैंने आपकी तरफ कर रखा है, और ये जो थंब है ये बताएगा कि फोर्स किस तरफ है। ठीक है, अगर फोर्स ऊपर की तरफ, अगर मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रही है और करंट अगर इधर की तरफ है तो फोर्स ऊपर की तरफ होगा। सिमिलरली अगर मैं ऐसे कर दूँ, मैग्नेटिक फील्ड इधर है पर करंट उधर है तो फोर्स नीचे की तरफ होगा। ठीक है, तो सिंपल इस तरीके से। तो ये आपका फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है और इसे समझना, इसे याद करना भी बहुत सिंपल है। FBI, ठीक है, FBI, फोर्स के लिए F, मैग्नेटिक फील्ड के लिए B, करंट के लिए I, FBI। ठीक है, सिंपल आपको याद हो जाएगा, लाइन से चलना है FBI। तो आपका फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल आप कभी नहीं भूलोगे, हमेशा याद रहेगा। अब वो हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे। तो अगर आप ध्यान से देखें, अगर मैं आर्म AB की बात करूँ, क्योंकि आपने करंट फ्लो करवा दिया आर्मेचर में और ये मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई है, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड में आपका आर्मेचर है, तो अगर करंट की डायरेक्शन, तो चलो बात की बात है, पहले मैग्नेटिक फील्ड देखते हैं। मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ जा रहा है, मतलब जो मेरा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है उसके हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ जा रहा है। ठीक है, तो ये तो इधर की तरफ है, पर जो मेरा करंट है वो ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो मुझे कुछ ना कुछ इसे ऐसे करना पड़ेगा। कुछ अगर ध्यान से देखें, मैग्नेटिक फील्ड तो उधर की तरफ है तो मैंने उधर कर दिया, करंट क्योंकि ऊपर की तरफ है तो मुझे करंट को ऊपर रखना पड़ेगा, करंट को मुझे ऊपर रखना पड़ेगा, तो आपका जो फोर्स है वो इधर की तरफ है। तो अगर मैं इसके हिसाब से चलूँ तो करंट मेरा इधर, मैग्नेटिक फील्ड इधर, तो मेरा थंब अंदर की तरफ जाएगा। इसका मतलब इस आर्म में AB में जो फोर्स पड़ने वाला है वो पड़ेगा अंदर की तरफ। ठीक है, तो वो अंदर की तरफ पड़ने वाला है फोर्स आपका, इसमें जो फोर्स पड़ेगा वो पड़ेगा अंदर की तरफ। तो इस चीज़ को ध्यान रखना कि इसका जो फोर्स पड़ेगा वो अंदर की तरफ पड़ने वाला है। ठीक है, और फिर मैं आता हूँ BC पे। तो BC पे जो फोर्स है वो 0 पड़ने वाला है। BC के साथ कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि इसमें सिंपल एक फॉर्मूला होता है, जो लॉरेंट्ज फोर्स का फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, F = BIL sin थीटा। ठीक है, ये आपका इसमें फॉर्मूला होता है। अब इसमें क्या होता है, ये क्रॉस प्रोडक्ट करके आपका साइन थीटा आता है। तो अगर ध्यान से देखेंगे तो आपका जो करंट है और जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जो एंगल बन रहा है वो ऑलमोस्ट 0 डिग्री बन रहा है। तो आपका दोनों के बीच में जब एंगल 0 डिग्री बन रहा है तो आपका जो थीटा है वो कितना रहेगा, आपका जो थीटा है वो आपका रहेगा 0 डिग्री। ठीक है, ये भी कह सकता हूँ कि ये जो लेंथ है इस L का इस मैग्नेटिक फील्ड के साथ जो एंगल बन रहा है वो 0 डिग्री बन रहा है। तो थीटा अगर 0 डिग्री हो गया तो साइन 0, आपका जो फोर्स निकल के आएगा वो 0 ही आएगा। ठीक है, बट इस केस की बात करूं जिसमें फोर्स आया था, इस केस में आपका करंट ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, या फिर आपका जो लेंथ ऑफ वायर है वो ऐसे में है और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे में है, तो एंगल जो बन रहा है वो 90 डिग्री में बन रहा है। तो एंगल अगर आपका 90 डिग्री बन रहा है तो उस केस में आपका फोर्स मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो इस केस में आपका थीटा 90 आएगा, तो ये फोर्स आपका सबसे ज़्यादा निकलने वाला है। तो ये आपका फॉर्मूला होता है लॉरेंट्ज फोर्स में। तो इस फॉर्मूले के हिसाब से आपका फोर्स जो अंदर किस डायरेक्शन में आएगा वो बताएगा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। कितना फोर्स आएगा वो ये फॉर्मूला बताएगा, उसका मैग्नीट्यूड वो ये फॉर्मूला बताएगा। ठीक है, तो आपका जो फोर्स इसमें लगने वाला है वो मैक्सिमम लगेगा और इसमें लगेगा 0, क्योंकि एंगल 0 डिग्री है। फिर आता हूँ मैं CD के पास। तो CD में एंगल 0 डिग्री तो है नहीं, CD में आपका एंगल 90 डिग्री है, मतलब इसमें भी फोर्स लगेगा मैक्सिमम, पर किस डायरेक्शन में लगेगा वो बताएगा आपको फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। तो मैं फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करते हैं फिर से इसमें। तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ जा रही है जैसे कि हमें दिख रहा है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ जा रही है पर करंट नीचे की तरफ है, तो मैं इसे ऐसे रखूँगा। तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, करंट आपका नीचे की तरफ है, तो आपका जो फोर्स है वो आपकी तरफ, मतलब बाहर की तरफ। तो इसमें फोर्स है अंदर की तरफ, इसमें फोर्स है बाहर की तरफ। तो यहाँ पे जो फोर्स आने वाला है वो आउटसाइड आएगा। ठीक है, और यहाँ पे जो फोर्स है वो इनवर्ट था। तो कोई भी चीज़, एक फोर्स इधर की तरफ है, एक तरफ इधर है, तो एक तरह से इनका म्यूचुअल फोर्स बन जाएगा, क्योंकि एक बाहर की तरफ आना चाह रहा है और एक अंदर की तरफ जाना चाह रहा है। तो इसका मतलब आपका जो ये आर्मेचर है ये रोटेट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इस फॉर्म में अगर मैं बात बोलूँ तो ये आपका एंटी क्लॉकवाइज फॉर्म में रोटेट होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये ऐसे रोटेट कर रहा है।
ठीक है। अगर आप देखेंगे ध्यान से, ये अगर ये इधर की तरफ आपका मूव करेगा, ये अंदर की तरफ मूव करेगा, तो इस तरीके से मूव करना शुरू हो जाएगा, ठीक है। वैसे इसे मैं एंटी क्लॉकवाइज नहीं, एक्चुअली सॉरी, हाँ, तो आपका ये रोटर जो मूव करने लगेगा, ये जो फॉर्म में मूव करने पड़ेगा, ये आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करना शुरू हो जाएगा। ये इधर जाएगा, ये इधर आएगा, तो इस तरह से रोटेट होना शुरू। सेम एडी में दिक्कत ये एंगल थीटा बनेगा, तो एडी के साथ भी कोई इफेक्ट नहीं, मतलब आपका जो थीटा है वो 0 डिग्री बनेगा, तो उसके साथ भी कोई इफेक्ट नहीं आने वाला है, ठीक है। इसके साथ भी कोई इफेक्ट नहीं आएगा, इस पर कोई फोर्स नहीं आएगा, इस पर कोई फोर्स नहीं आएगा, पर इस पर आएगा और इस पर आएगा। तो आपकी जैसे ही ये मोटर रोटेट होगी, मतलब ये जो आर्मेचर है रोटेट होगा, तो मान लेते हैं बिल्कुल ऐसा आ गया, मतलब कि ए बी और यहाँ पे आपका आ गया सी डी। अगर मैं बात करूँ तो सी डी ये रहा और ए बी ये रहा, क्योंकि अभी तो दोनों ऐसे थे, सी डी ये था, ए बी ये था। अब ये रोटेट कर गए, तो रोटेट करते ही ये ऐसे आ जाएंगे, तो एक दूसरे के आमने सामने आ जाएंगे ये दोनों आर्म्स, ये वाली और ये वाली, मतलब ये पीछे चली जाएगी और आपकी सी डी इसके आगे आ जाएगी। तो जब ये ऐसा होगा तो उस केस में अगर आप ध्यान देंगे तो आपकी जो स्प्लिट रिंग्स होंगी वो भी रोटेट करेगी, क्योंकि जैसे ये फोर्स लगेगा तो ये भी रोटेट करेगा। तो स्प्लिट रिंग कुछ इस तरीके से होगी जैसे मैंने अभी आपको बनाया है। तो जैसे ये रोटेट करेगा तो आपकी स्प्लिट रिंग भी रोटेट करेगी। तो स्प्लिट रिंग जब आपकी रोटेट करेगी, क्योंकि स्प्लिट रिंग के साथ ही आर्मेचर आपका कनेक्टेड है, तो जब ये रोटेट करेगा तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, जैसा अभी आप ये देख रहे हैं यहाँ पे, तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। आपका S1 इधर चला जाएगा नीचे की तरफ और S2 ऊपर की तरफ आ जाएगा, ठीक है। और इन्हीं के साथ मेरी वो आर्मेचर जुड़ी हुई है, ठीक है, आर्म्स जुड़ी हुई है। इसके साथ मेरा ये वाला पार्ट जुड़ा हुआ था S1 के साथ, ठीक है, S1 के साथ, और जो S2 है उसके साथ मेरा ये वाला पार्ट जुड़ा हुआ था। तो S2 वाला थोड़ा ऊपर की तरफ आ जाएगा और S1 पीछे की तरफ चला जाएगा, ठीक है। तो आपकी जो स्प्लिट रिंग है वो कुछ इस तरीके से आ जाएगी। तो ध्यान से देखेंगे तो इनका जो कनेक्शन है उन ब्रशेस के साथ टूट जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे गैप है। तो ब्रशेस के साथ जो मेरे यहाँ पे थे B1 B2 उनके साथ ये कनेक्शन टूट गया, ठीक है, क्योंकि मेरा ये रोटेट हुआ, ये रोटेट होगा तो स्प्लिट रिंग भी वो रोटेट होने वाली है। तो स्प्लिट रिंग जो पहले कनेक्टेड थी वो अब ये कनेक्शन तोड़ देगी। तो जब ये कनेक्शन तोड़ेगी तो इसका मतलब मेरा सर्किट से इनका साथ जो कनेक्शन बन रहा था वो छूट गया। तो सर्किट के साथ अगर मेरा आर्म का कनेक्शन छूट जाएगा तो इस आर्म में कोई करंट फ्लो होगा नहीं, और करंट अगर फ्लो होगा नहीं तो कोई फोर्स भी नहीं लगेगा, ठीक है, आपका फोर्स भी ज़ीरो हो जाएगा। तो उस केस में आपकी रोटर फिर भी मतलब आपकी जो आर्मेचर है वो फिर भी रोटेट करती है। तो कैसे रोटेट कर लेती है वो समझ लेते हैं, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि ए बी पीछे चले जाएगा, सी डी आगे आ जाएगा। उस केस में आपकी जो स्प्लिट रिंग्स हैं ये भी ऐसे करके रोटेट हो जाएंगी, ठीक है, इस तरह से समझो। वैसे मैं आपको यहाँ पे ये 2D डायग्राम है, एक्चुअली में समझ लो ये पूरा प्रोसेस लेटा हुआ है। तो जब ये लेटा होगा तो ये ए बी नीचे की तरफ जाएगा और सी डी ऊपर की तरफ आ जाएगा। वो तो मैं आपको 2D फॉर्म में दिखा रहा हूँ, तो इस तरीके से आपको दिख रहा है, ठीक है। पर अगर मैं इसे रियलिटी में बात करूँ तो ये पूरा प्रोसेस ऐसा लेटा हुआ है, ठीक है। अगर ये लेटा हुआ है तो आपका एक तरह से ए बी नीचे की तरफ रहेगा, सी डी ऊपर की तरफ रहेगा। और जब ये होगा तो आपकी जो स्प्लिट रिंग है ये ऊपर की तरफ आ जाएगी, S2 वाली घूम के, ठीक है, और ये वाली इधर की तरफ चली जाएगी नीचे की तरफ। अब इनका कनेक्शन टूट जाएगा मेन सर्किट से। मेन सर्किट से टूटेगा तो अब इसमें कोई करंट फ्लो होगा नहीं। इसमें कोई करंट फ्लो होगा नहीं तो आपकी आर्मेचर रोटेट कैसे करेगी, क्योंकि करंट तो आ नहीं रहा है, फोर्स तो लग ही नहीं सकता। बट होता है क्या है, आपका न्यूटन का जो लॉ है इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया, कि आपकी जो आर्मेचर है जो मैंने अभी बताया, ठीक है, कि ए बी जो इधर सामने दिख रहा है, सी डी तो इधर दिख रहा है, तो ऐसे रोटेट करेंगे तो ए बी इधर चला जाएगा, सी डी इधर आ जाएगा। तो वो सिर्फ इतना ही रोटेट होकर रुकेंगे नहीं, ड्यू टू इनर्शिया वो थोड़ा और रोटेट हो जाएंगे। मतलब अगर मैंने किसी चीज़ को धक्का दिया है तो ऐसा नहीं है कि वो क्या बोलते हैं, एकदम से जाके कहीं पे जाके रुक जाएगा, वो थोड़ा सा आगे खिसकेगा ज़रूर, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पे जो आपका ए बी सी डी पे जो फोर्स लगा है, जो ए बी पीछे की तरफ जा रहा है, या फिर अगर मैं बात करूँ, अगर आपका ए बी सी डी ऐसा रखा हुआ है तो ए बी नीचे की तरफ गया और सी डी ऊपर की तरफ आ गया, ठीक है। आप स्प्लिट रिंग को भी कुछ इस तरीके से समझना, आपका ये ए बी है, ये सी डी है, ये स्प्लिट रिंग लगी हुई है, ठीक है। तो जैसे ही ये ए बी नीचे की तरफ जाएगा, सी डी ऊपर की तरफ आएगा, तो स्प्लिट रिंग खिसक के यूँ आ जाएंगी। तो स्प्लिट रिंग भी अगर यूँ आ जाएंगी तो आपका जो वो कनेक्शन है, आपका जो S1 इधर था, S2 इधर था, S2 ऊपर आ गया, S1 नीचे आ गया, तो उनका जो कनेक्शन है उन ब्रशेस के साथ छूट जाएगा, ठीक है। मैं पहले ही आपको ये समझा रहा था। तो उसकी वजह से करंट तो फ्लो होगा नहीं, अब आर्म्स में करंट आ नहीं पाएगा क्योंकि वो कनेक्शन से टूट गया। तो कनेक्शन अगर टूट गया, आर्म्स में करंट आ नहीं रहा है, तो फिर वो कैसे रोटेट करती है। एक्चुअली में होता ही है कि वो सिर्फ ए बी सी डी जो ऐसे थे वो इतना ही रोटेट नहीं करते हैं, ठीक है, कि सी डी में ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है, ए बी में नीचे की तरफ लग रहा है, तो बस वो बिल्कुल इतना ही खिसकेंगे नहीं, वो थोड़ा सा इसके खिसकने के बाद थोड़ा और खिसक जाते हैं ड्यू टू इनर्शिया। इनर्शिया के कारण वो थोड़ा सा और खिसक जाते हैं, और थोड़ा सा और खिसकने के कारण जो मुझे लग रहा है कि आपको ये मिलेगा वो एक्चुअली में ये नहीं मिलता, वो थोड़ा ज़्यादा मिल जाता है। ज़्यादा कैसे? ज़्यादा कुछ इस तरीके से कि जो हमें लग रहा है
कि S2 ऊपर की तरफ आ जाएगा, S1 नीचे की तरफ आ जाएगा, तो ये कनेक्शन तो टूट जाएगा। पर S2 थोड़ा और खिसक के इधर आ जाता है और S1 थोड़ा और खिसक के इधर चला जाता है। तो ये कुछ इस तरीके से, जैसे मेरे ब्रशेज़ है, ठीक है, ये B1 B2, तो आपका S2 थोड़ा सा खिसक के ऐसे आ जाएगा और S1 थोड़ा सा खिसक के ऐसे चला जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। ये मेरा S1 है, ये मेरा S2 है, ये मेरा ब्रश B1 था, ये मेरा ब्रश B2 है। तो आपका जो हम सोच रहे थे कि ये बिल्कुल आपका जो इस तरह से S2 ऊपर रहेगा, S1 नीचे रहेगा और कनेक्शन टूट जाएगा, वो ऐसा नहीं हुआ एक्चुअली में। आपका S2 थोड़ा और खिसक जाएगा, S1 थोड़ा और इधर आ जाएगा, क्योंकि ड्यू टू इनर्शिया वो एग्जैक्टली बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे नहीं जाएंगे, वो थोड़ा सा और बेंड हो जाएंगे। तो थोड़ा सा और जो इनर्शिया के कारण बेंड होगा, उसकी वजह से कनेक्शन वापस लग जाएगा, ठीक है। तो कनेक्शन अपने आप लग जाने वाला है, मतलब ऐसा कभी कोई कंडीशन आएगी नहीं कि वो इससे डिटैच हो। डिटैच मतलब उससे अलग हो, वो हमेशा ज्वाइन हो जाएंगे इनर्शिया की वजह से। एक्चुअल फोर्स जो लग रहा था वो इतना ही लग रहा था, पर इनर्शिया के कारण वो थोड़ा सा और खिसक गया, क्योंकि रोटर ऐसा तो है नहीं कि जो आर्मेचर घूम रहा है, आपने फोर्स दिया तो उतना ही घूमेगा, थोड़ा वो इनर्शिया के कारण और घूम जाता है, ठीक है। सिंपल आप किसी पंखे पे ऐसे हाथ मार देते तो जितना आपने फोर्स मारा वो उतना नहीं घूमेगा, वो थोड़ा 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 और खिसक जाता है आगे, ठीक है। तो जितना जो एक्स्ट्रा खिसक जाता है उसकी वजह से ही आपका ये आर्मेचर हमेशा स्प्लिट रिंग के साथ, जो आपकी स्प्लिट रिंग है और जिससे कि आर्मेचर कनेक्टेड है, तो स्प्लिट रिंग हमेशा ब्रशेस से कनेक्टेड रहती है, वो कभी भी उससे अलग नहीं होती, ठीक है। इनर्शिया नहीं होता तो हो सकता है वो अलग हो जाती, जो कि ये वाला पोर्शन आ जाता कि वो B1 B2 से अलग हो गई है, पर ऐसा होगा नहीं कभी, वो हमेशा उससे कनेक्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से आपका इसमें फोर्स लगेगा और ये रोटेट करती रहेगी। हाँ, तो एक बार जब वो रोटेट कर गई थी, आपकी जो आर्मेचर है वो रोटेट होने के बाद आपको पता है AB इधर था, CD इधर था, ठीक है, एक तरह से समझिए। तो आपका जब AB CD जिस तरह से भी है रोटेट हो गया, तो आपका CD दूसरी तरफ आ जाएगा, AB एक तरफ आ जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था इनर्शिया की वजह से वो रोटेट हो जाएगा। तो जो AB वाला पार्ट था वो उधर की तरफ चला गया, CD इधर की तरफ आ गया, ठीक है। CD इस तरफ आ गया है, AB इधर चला गया, क्योंकि ये रोटेट हो चुका है। CD को बाहर की तरफ फोर्स मिल रहा था, AB को अंदर की तरफ मिल रहा था, तो वो उधर चला गया है, CD इधर आ गया। अब क्या होगा, वापस से वही है, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस आपकी ऐसी जा रही है, ठीक है। और आपका जो करंट का डायरेक्शन है, करंट आपका सिंपली अभी भी वैसे ही फ्लो कर रहा है, पॉजिटिव इधर, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आपका करंट फ्लो करेगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका करंट फ्लो होता हुआ ऐसा आएगा। तो अभी भी सेम वही होने वाला है, सेम यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर की तरफ है, ठीक है। करंट की डायरेक्शन आपकी ऊपर की तरफ है, तो फोर्स अंदर की तरफ लगने वाला है। तो अभी एक बार ये रोटेट हो चुके हैं और ये फिर से रोटेट होंगे, फिर CD इधर चला जाएगा, AB इधर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपकी रोटेशन होती रहेगी। और स्प्लिट रिंग का तो मैंने आपको बता ही दिया है कि स्प्लिट रिंग भी मूव करेगी, पर स्प्लिट रिंग हमेशा ब्रशेस के साथ अटैच रहेगी ड्यू टू इनर्शिया की वजह से। वरना एक केस ऐसा बन सकता था कि जब वो उससे अलग हो जाए, अगर इनर्शिया नहीं होता तो इनर्शिया की वजह से वो हमेशा उसके साथ कनेक्टेड रहेंगी। फिर एक फोर्स लगेगा इसकी तरफ, अंदर की तरफ लगेगा, इसको बाहर की तरफ लगेगा, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल की वजह से। तो इस वजह से आपकी जो रोटर है, मतलब आपका जो आर्मेचर है, वो रोटेट ही करता रहेगा, ठीक है, जैसी जब तक आप सप्लाई देते रहेंगे। क्योंकि अगर इसमें आर्मेचर में करंट नहीं आया तो आपका लॉरेंट्ज फोर्स लग ही नहीं पाएगा, क्योंकि आपका I 0 हो जाएगा। I 0 हो गया तो फोर्स भी 0 हो गई, ठीक है। तो इस तरीके से ये काम करेगा। और इसके यूजेस भी हैं काफ़ी सारे, जैसे कि आपका एक एग्जांपल मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे कि आपके जो मिक्सर ग्राइंडर होते हैं उनमें भी डीसी मोटर का इस्तेमाल हो जाता है। हाउस होल्ड वर्क में जो छोटी छोटी जगह पे आपको मोटर्स का इस्तेमाल लगता है, तो वहाँ पे डीसी मोटर का इस्तेमाल होता है। एसी मोटर्स नॉर्मली कमर्शियल यूजेस में होती हैं, फैक्ट्रीज़ में यूज़ होती हैं एसी मोटर्स, बट डीसी मोटर घरों में मिल जाती हैं, ठीक है। तो आपके कुछ फैंस होते हैं उनमें भी डीसी मोटर का इस्तेमाल किया जाता है। तो डीसी मोटर के छोटे मोटे यूजेस तो हैं और इस तरह से उसकी वर्किंग होती है। आई होप सो आपको इसकी पूरी वर्किंग समझ आई हो, किस तरह से रोटेट कर रहा है। फोर्स का मैग्नीट्यूड मतलब कितने फोर्स लगेगा वो डिपेंड करेगा आपका लॉरेंस फोर्स के फॉर्मूले पे, और किस डायरेक्शन में लगेगा वो बताने वाला है आपको फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है। तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल आप जब भी अप्लाई करेंगे आपको पता चल जाएगा आपकी मोटर या आर्मेचर किस डायरेक्शन में रोटेट करने वाली है, ठीक है। तो दैट्स इट, थैंक यू सो मच।